नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है नर्सिंग पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ तरुण अग्रवाल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो है हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी नर्सिंग फील्ड ही नहीं, पूरे मेडिकल फील्ड के लिए ये है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे ब्लड का इंट्रोडक्शन, इसके कैरेक्टर, इसके कंपोजिशन, जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल में हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। इसके बाद इसकी लैब वैल्यूज, इसके ब्लड ग्रुपिंग, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। आज की जो क्लास है हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेमेटोलॉजी जो वर्ड है आखिर इसका क्या मतलब है। जो हेमेटोलॉजी वर्ड है मैं आपको बता दूं, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेमेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हेमेट, पहला शब्द है हेमेट, और दूसरा शब्द है लॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है हेमेटोलॉजी। पहला शब्द है हेमेट, दूसरा है लॉजी। जो हेमेट शब्द है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्लड। हेमेट शब्द है इसका मतलब होता है ब्लड, और जो लॉजी शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी। और जो बीच में ओ है, आप सोच रहे होंगे कि सर ओ का क्या मतलब हुआ फिर? तो जो ओ है ये एक वोवेल है जो इन दोनों को कंबाइन करती है। अगर हम ऐसे देखें हेमेटोलॉजी तो ये कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन इसमें ओ लगा दिया जाए तो एक शब्द बन जाता है हेमेटोलॉजी। इसके लिए ओ वोवेल को जो है लगाया गया है। अब हम देखें कि हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी जो है इसका किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का क्या मतलब होता हुआ? देखिए, हेमेटोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। देखिए साथियों, हेमेटोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, हेमेट प्लस लॉजी। जो हेमेट शब्द है इसका मतलब होता है ब्लड, और जो लॉजी शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी। अब जो बीच में ओ है ये एक वोवेल है जो इन दोनों को कंबाइन करती है, हेमेटोलॉजी। इसका जो है हेमेटोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ब्लड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हेमेटोलॉजी के जो फादर कौन हैं, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। चलिए देखते हैं फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर विलियम हुसैन। डॉक्टर विलियम हुसैन जो हैं हेमेटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, जो एक सर्जन थे और ब्रिटिश के रहने वाले थे। उनको जो है हेमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है। लिखिए डॉक्टर डॉक्टर विलियम हुसैन। डॉक्टर विलियम हुसैन जो हैं फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कहे जाते हैं, और यह एक सर्जन थे। ये क्या थे? एक सर्जन थे, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। ये जो है ब्रिटिश के रहने वाले थे, डॉक्टर विलियम हुसैन। इनको फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हम अगर इनके जन्म और मृत्यु की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1739 को हुआ था। 14 नवंबर 1739 को जो है इनका जन्म हुआ था, और जो इनकी डेथ है 1 मई 1774 को हुई थी। 1 मई 1774 को जो है इनकी डेथ हुई थी। अब देखा जाए तो 1739 से 1774, 1739 से 1774 हम देखें तो मात्र 34 ईयर ही ये जीवित रह पाए थे। और इनके जो डेथ का कारण है, ऐसा कहा जाता है कि ये एक सर्जन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक सर्जन थे। और ये किसी एक बॉडी का जब पोस्टमार्टम कर रहे थे
तो इन्फेक्शन के कारण जो है इनकी डेथ हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी डॉक्टर विलियम हुसैन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि जो डॉक्टर विलियम हुसैन हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था हेमेटोलॉजी के बारे में। तो जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी हैं उन्होंने हमें बताया था, एक तो आइसोलेट किया था फिब्रिन प्रोटीन को ब्लड से, दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो आरबीसी होती है वो डिस्कॉइड शेप की होती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी हैं डॉक्टर विलियम हुसैन, उन्होंने जब फादर कहा जाता है इनको हेमेटोलॉजी का, तो उन्होंने काफी सारी बातें बताई होंगी हेमेटोलॉजी के बारे में, लेकिन हम दो बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? पहला तो है आइसोलेट किया था इन्होंने, आइसोलेट फिब्रिन प्रोटीन। एक फिब्रिन जो है प्रोटीन होती है उसको आइसोलेट किया था, आइसोलेट दी फिब्रिन प्रोटीन। ये क्या होती है? फिब्रिन एक तरह की प्रोटीन होती है फ्रॉम ब्लड। ब्लड से जो है इन्होंने आइसोलेट किया था फिब्रिन प्रोटीन को। और जो इनका दूसरा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? वो इन्होंने बताया था जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, आरबीसी होती है जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, उसकी शेप के बारे में इन्होंने बताया था कि जो है आरबीसी वो डिस्कॉइड शेप की होती है। इन्होंने बताया था कि आरबीसी इज डिस्कॉइड इन शेप, आरबीसी इज डिस्कॉइड इन शेप। आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल। ये जो है हमारे ब्लड में उपस्थित होती है, एक तरह की सेल होती है रेड ब्लड सेल। आरबीसी जो है ये डिस्कॉइड शेप की होती है, जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी हैं इन्होंने बताया था। अब मैं आपको बता दूं डिस्कॉइड शेप किस प्रकार की होती है। जो है डिस्कॉइड शेप है, किस प्रकार की शेप होती है डिस्कॉइड? डिस्कॉइड शेप देखिए इस प्रकार की शेप जो होती है डिस्कॉइड शेप कहलाती है। थोड़ा अच्छा बना देता हूं। ये देखिए इस प्रकार की जो शेप होती है, इसका क्या होता है, जो पेरीफेरी भाग है वो थिक होता है। ये जो पेरीफेरी भाग है इसका ये थिक होता है, जबकि जो सेंट्रल जो भाग होता है ये थिन होता है। इस प्रकार का जो शेप होती है इसको डिस्कॉइड शेप, या इसको दूसरे नाम भी इससे भी जानते हैं डिस्क शेप, इसको डिस्क शेप भी बोलते हैं। आरबीसी जो होती है डिस्कॉइड या डिस्क शेप की होती है, इसको इस शेप को डिस्क शेप भी बोला जाता है। तो ये जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी है डॉक्टर विलियम हुसैन, इन्होंने बताया था, आइसोलेट किया था एक तो फिब्रिन प्रोटीन को ब्लड से, दूसरी बात तो उन्होंने बताई थी कि जो आरबीसी होती है वो डिस्कॉइड शेप की होती है। ये आरबीसी हमारे ब्लड में उपस्थित होती है, रेड ब्लड सेल जिनको बोला जाता है, और डिस्कॉइड शेप को डिस्क शेप भी बोलते हैं। ये जो शेप है डिस्क शेप है, इसका जो पेरीफेरी भाग होता है ये थिक होता है, जबकि सेंट्रल भाग जो है थिन होता है। चलिए अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एक दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विलियम हार्वे, उनके बारे में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। मैं आपको सबसे पहले बता दूं डॉक्टर विलियम हार्वे एक फिजिशियन थे, वो भी ब्रिटिश के रहने वाले थे। उन्होंने उनकी भी हम दो महत्वपूर्ण चीजों का जो है इसमें अध्ययन करेंगे। हमारे नर्सिंग सिलेबस के अनुसार हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी दो चीजें हैं जो डॉक्टर विलियम हार्वे ने बताई थी। चलिए देखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम हार्वे, पहले जो थे फादर ऑफ हेमेटोलॉजी जिनको कहते हैं, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किए थे वो थे डॉक्टर विलियम हुसैन। ये हैं डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे जो हैं 15वीं सेंचुरी के थे, 15वीं सेंचुरी के जो हैं ये थे। ये एक फिजिशियन थे, पहले हमने डिस्कस किया वो सर्जन थे, ये फिजिशियंस थे, और ये भी जो है ब्रिटिश के रहने वाले थे। डॉक्टर विलियम हार्वे भी ब्रिटिश के रहने वाले थे, लेकिन ये फिजिशियन थे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था
डॉक्टर विलियम हुसैन का वो सर्जन थे, जबकि डॉक्टर विलियम हार्वे जो हैं फिजिशियन थे। इनके जन्म की बात करें तो 1 अप्रैल 1578 को इनका जन्म हुआ था। लिख लीजिए 1 अप्रैल 1578। इनका जो जन्म है 1 अप्रैल 1578 को हुआ था और 3 जून 1657 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 3 जून 1657। मैंने जैसा कि बताया 15वीं सेंचुरी के थे, तो 1578 को इनका जन्म हुआ था और 3 जून 1657 में इनकी जो है डेथ हुई थी, डॉक्टर विलियम हार्वे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डॉक्टर जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया हमारे जो है हेमेटोलॉजी में। इन्होंने बताया था, पहली चीज तो ये है कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में, और दूसरी बात इन्होंने बताया था कि जो हमारे ब्लड को बॉडी में पंप कौन करता है, तो वो इन्होंने ही बताया था कि जो हार्ट है हमारा, वही हमारे ब्लड को जो है बॉडी में पंप करता है। चलिए देख लेते हैं, इनके भी 2 कंट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट जो है, फर्स्ट है एक्सप्लेन किया था इन्होंने, एक्सप्लेन अबाउट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में। दूसरी चीज इन्होंने बताया था कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, हार्ट पंप द ब्लड इन आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो है हार्ट होता है, हार्ट जो होता है वो ही पंप करता है ब्लड को। ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। हमने बात कर ली है डॉक्टर विलियम हुसैन, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, और डॉक्टर विलियम हार्वे, दोनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड की सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, कैसा होता है। ये हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो है एक लिक्विड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन्स में जो है सर्कुलेट होता रहता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है डेफिनेशन देखते हैं ब्लड। ब्लड के बारे में देखिए, ब्लड की अगर अपन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो ब्लड इज सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है सर्कुलेट होता रहता है और एस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, हमारे सेल्स और टिश्यू के बीच में। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ब्लड इज सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, ब्लड इज सर्कुलेट अराउंड द बॉडी ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में और एस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन, बॉडी एंड एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन, यह बिटवीन है शॉर्ट में, बिटवीन बॉडी एंड एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू। हमारी बॉडी में जो सेल एंड टिश्यू होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है ब्लड, तो सर्कुलेट होता रहता है। हमारे पैर के अंगूठे से लेकर और ब्रेन तक जो है ब्लड ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है। अभी फिलहाल में जो पैर के अंगूठे में जो ब्लड है, जो पैर के अंगूठे पर जो सर्कुलेट होता है ब्लड, कुछ समय बाद वो ब्रेन में जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पूरे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अब हम ब्लड के बाद देखेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद ब्रीफली जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका कंपोजिशन। मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं, एक कंपोजिशन ऑफ ब्लड।
देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए जो ब्लड है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए ब्लड में क्या क्या चीज होती हैं। पहला तो होता है फर्स्ट प्लाज्मा। पहला क्या होता है प्लाज्मा, और दूसरी चीज होती है ब्लड सेल्स। पहली चीज होती है प्लाज्मा, दूसरी चीज होती है ब्लड सेल्स। अब जो प्लाज्मा है ये कितना होता है, हमारा जो प्लाज्मा होता है ये 55% जो है 100% ब्लड में 55% जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा की होती है, और 45% जो है ब्लड सेल्स होती हैं। हम अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसमें प्लाज्मा की अगर बात करें तो इसमें 90 से 92% जो है वाटर होता है। 100% प्लाज्मा में 90 से 92% जो है वाटर होता है। और बड़ा ब्लड सेल्स की हम बात करें तो तीन प्रकार की ब्लड सेल्स जो हैं हमारे ब्लड में होती हैं। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। देखिए ब्लड होता है हमारा, उसमें दो चीजों से कंपोज होता है। पहली होती है प्लाज्मा, दूसरी होती है ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होती है वो हमारे 100% ब्लड में से 55% जो है भागीदारी प्लाज्मा की होती है, और 45% जो है ब्लड सेल्स होती हैं। अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90 टू 92% जो है वाटर होता है, और ब्लड सेल्स में तीन प्रकार की हमारी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है वो 100% ब्लड सेल्स में से 99% जो है आरबीसी जो है उपस्थित रहती हैं। 99% जो है आरबीसी होती हैं, बाकी 1% ये डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं 45% होती है अगर ब्लड में देखा जाए। और अगर ब्लड सेल्स के कंपोजिशन की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। आरबीसी 99% होती है 100% ब्लड सेल्स की, और जो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं वो 1% होती हैं। ब्लड की हमने बात कर ली है, इसके कंपोजिशन का ये ओवरव्यू है। इसके बाद ब्रीफली हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन में इतना ही कि प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं ब्लड के कंपोजिशन को किस तरह से समझेंगे। देखिए ब्लड को के कंपोजिशन को मैं इजीली वे में समझाता हूं। हम कोई एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे ब्लड। ये हमने इसमें ब्लड ले लिया। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें इतना ब्लड भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर हम रखते हैं। थोड़ी देर हम रखते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखने को। देखिए ये देखिए हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें ब्लड भरा था इतना। ये जो है टोटल ब्लड है। टोटल ब्लड जो है ये लिया है हमने। हम थोड़े समय बाद जो है इसको देख रहे हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। इसी टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। तो देखिए एक तो जो है नीचे की साइड, इसमें नीचे सतह पर हमें कुछ रेड रेड इस प्रकार से दिखेगा, जबकि ऊपर की साइड इधर हमें येलो कलर दिखेगा। ऊपर की साइड जो है यहां पर हमें येलो दिखेगा, और जबकि नीचे सतह की साइड पर हमको रेड कलर देखने को मिलेगा।
रेड। देखिए अब क्या होता है कि जो रेड जो कलर है ये किस चीज का है और येलो कलर है किस चीज का है। हमने प्योर ब्लड लिया है, टोटल ब्लड, उसी को हमने देखा है थोड़े समय बाद। अब देखिए क्या होता है कि जो ये रेड जो दिख रहा है हमें, ये तो होती हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इसके मतलब टोटल ब्लड सेल्स। ये जो है ब्लड सेल्स होती हैं जो नीचे जो यहाँ पर ये नीचे सतह पर जो जमी हुई हैं ये ब्लड सेल्स होती हैं। और ये रेड क्यों होती हैं? रेड होती हैं रेड ब्लड सेल्स की वजह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है इसकी मात्रा होती है 99%। इस और जो ये कलर में रेड होती है इस वजह से जो ब्लड सेल्स का जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड कलर आरबीसी की वजह से होता है। और इसीलिए जो और ये नीचे क्यों जमी हुई है, इसका कारण ये होता है कि जो इनका जो वेट होता है ब्लड सेल्स का, ये ब्लड सेल्स का जो वेट होता है वो इसकी तुलना में, ये क्या चीज है, ये है हमारी प्लाज्मा। येलो कलर जो हमें मिलेगा देखने को वो किसका मिलेगा? प्लाज्मा का। तो जो प्लाज्मा का जो वेट होता है वो ब्लड सेल से कम होता है, ब्लड सेल का जो है वेट ज्यादा होता है। इस वजह से जो ब्लड सेल है वो नीचे जम जाती हैं और जो प्लाज्मा है वो ऊपर हमें दिखाई देता है। अब देखिए रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है आरबीसी की वजह से, क्योंकि आरबीसी 99% जो है 100% ब्लड सेल्स में से 99% जो है आरबीसी होती है। तो ये हमने डिस्कस किया है आज इंट्रोडक्शन ब्लड का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लड के। उसके बाद हम फर्दर फिर कंपोजिशन, लैब वैल्यू, ब्लड ग्रुपिंग और डिसऑर्डर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ब्लड कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी पीएच क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है। इस प्रकार से फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और नर्सिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी हमारे नर्सिंग पाठशाला पर जो है क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, आप एक बार जरूर देखें। थैंक यू। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.